Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 10th मैथ का वन शॉट सीरीज चल रहा था जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 8 तक वन शॉट कर लिया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है फर्स्ट ऑफ ऑल वो जाके वहाँ तक देख सकते हो, देन इस चैप्टर पे मूव करना। ठीक है, ठीक है सर। और ये चैप्टर हमारा 9th चैप्टर है जिसका नाम है सर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 में ही पढ़ लिया, जान चुके हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री क्या है। 10th में फर्स्ट टाइम आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, उसमें आपने जाना कि सर ट्रिग्नोमेट्री क्या है। मैंने बेसिक से एडवांस तक आपको वहाँ उसमें बताया है। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि मैंने उस चैप्टर में आपको छोड़ा होगा। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा इसलिए वो चैप्टर से ये चैप्टर लिंक है, पहले ही सुन लो। चैप्टर 8 जो है वो चैप्टर 9 से लिंक है, तो पहले आपको चैप्टर 8 देखना है फिर जाके चैप्टर 9 पे आना है। अगर आप डायरेक्ट चैप्टर 9 पे उठ के आते हो तो आपसे सवाल भी नहीं बनने वाला है। समझ रहे मेरी बात? हाँ सर ठीक है, बातें समझ में आई तो ठीक है। तो चैप्टर 9 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 9 वन शॉट है, कम से कम समय में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश की जाएगी। सर कोशिश करी जाएगी नहीं, कोशिश नहीं, पूरी की पूरी आपको बताई ही जाएगी। चलिए ठीक, आप ठीक है? हाँ सर ठीक है। तो सर चैप्टर 9 हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं दोबारा ये बात बोल रहा हूँ कि चैप्टर 8 जो है चैप्टर 9 से लिंक है, तो चैप्टर 8 जाके पहले देख लो, देन इस पे आना। ठीक है सर, ये सब बातें समझ में आ गई। अब आप चैप्टर 9 बताइए कि चैप्टर 9 क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में कुछ बातें 9 के बारे में। चैप्टर 9 बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसका जो वेटेज है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर का देखा गया है कई बार। ठीक है, हाँ सर ठीक है। एक दो सवाल से आते हैं, बस उससे ऊपर नहीं आता है, लेकिन उससे तो बहुत सवाल तो आ ही रहे हैं और इजी सवाल होते हैं, तो इससे नंबर ऑप्टेन करना भी बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको सवाल भी करवाऊंगा और ऐसे वैसे सवाल नहीं करवाऊंगा। इस बार जो इस चैप्टर से मैं सवाल उठाया हूँ, ठीक ना, वो आपको पिछले एग्जाम्स में जो सवाल आए हैं उन्हीं में से कुछ सवाल को लिया गया है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं विथ अ फिगर। हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं विथ अ फिगर, नहीं तो बच्चे बोलने लगेंगे सर आप मैथ के क्लास में ड्राइंग करवा रहे हो, है ना। ये ड्राइंग नहीं है मेरे भाई, ये फिगर में एक ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझाने में हेल्प मिलेगा मेरे को। ठीक है, बोलोगे हाँ सर ठीक है, बातें समझ में हमें आ रही है। ठीक है, ओके ओके, आप पहले फिगर देख लो। ठीक है सर, ये कौन इंसान है सर? अरे है कोई, छोड़ो ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक ये इंसान है, इसकी आंखें बना देते हैं, आंखें प्यारी सी आंखें। इसका नाम है गोलू। क्या है इसका नाम सर? गोलू है। नाम से फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ऐसा ही नाम दे दिया मैंने। इसका नाम है गोलू। अभी यहाँ पे खड़ा है, ये एक ऐसी जगह पे खड़ा है बच्चों, ये एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ से आपको अगर इससे नीचे गया तो भाई साहब खाई में ढुलक के गिर जाएगा। सर ये खाई है क्या? नहीं खाई नहीं है, इसमें थोड़े से पानी भरे हुए हैं, इसमें पानी भरे हुए हैं आपको। और थोड़े लेवल कम है पानी के, ऐसा मान लेते थोड़ा लेवल कम है पानी का, तो पानी कुछ यहाँ से भरा हुआ है। इधर समझो एक तालाब जैसा है कुछ। ठीक है, आपको पानी भरा हुआ है और यहाँ पे इस जगह पे एक फूल खिला हुआ है मेरा भाई। इस जगह पे एक फूल खिला हुआ है, तो क्या बात है? ठीक है, एक फूल खिला हुआ है। कौन सा फूल है बताओ? सर क्या क्या सवाल फालतू का पूछते रहते हो, हाँ छोड़ो सब, बस देखो यहाँ पे एक फूल खिला हुआ है और ऊपर में एक पतंग भी उड़ रहा है। ऊपर में सर एक पतंग भी उड़ रहा है। ठीक है, बोलोगे हाँ सर। इस फिगर से हम लोग दो केस को स्टडी करने वाले हैं मेरे भाई। इस केस से हम लोग दो केस को इस फिगर से हम लोग दो केस को स्टडी करने वाले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये फिगर देख के भाग मत जाना, थर्ड लो, 2 मिनट मेरी बातें सुन लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, बोलोगे हाँ सर ठीक है। अगर ये इंसान यहाँ खड़ा है, कोई भी इंसान हो, उसकी आंखों से एक स्ट्रेट लाइन हमेशा गुजरता है बच्चों। कोई भी इंसान हो उसकी आंखों से एक स्ट्रेट लाइन हमेशा गुजरता है, डेट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन या तो लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो या तो हॉरिजॉन्टल लेवल बोलो, बात बरोबर है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कहीं देख रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ चाहे नीचे देख रहा हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी आंखें जो हैं उससे हमेशा एक लाइन निकलेगी, उस लाइन को मैं बोलूँगा हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है सर, बातें समझ में तो आ रही है। आगे देख ले भाई, आगे देख ले। अब ऐसा है, फर्स्ट केस लेते हैं, ये वाला हमारा फर्स्ट केस होने वाला है, ये फर्स्ट केस होगा हमारा। इस पर पहले बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम देख रहे हैं फूल को। हम कहाँ देख रहे हैं? अभी फिलहाल फूल को देख रहे हैं हम। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, अभी फिलहाल मैं फूल को ही देख रहा हूँ। ठीक है, बोलोगे हाँ सर देख रहे हैं। अब मेरे आंखों से और इस फूल के बीच में, मेरे आंखों से और इस फूल के बीच में जो डिस्टेंस बन रहा है, जो दूरी बन रही है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। हमेशा ये बात को ध्यान रखना, क्या होगा सर? लाइन ऑफ साइट।
मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, जैसे कि ये मार्कर यहाँ पे है ना, मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ ऐसे, इस एंगल पे आपको दिख रहा है मार्कर क्या, हाँ, तो मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ, तो मेरे आंखों के बीच में और ये मार्कर के बीच में एक डिस्टेंस बन रहा होगा, डेट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। एक दूरी बन रही होगी, एक लाइन बन रहा होगा, क्या वो दिख नहीं रहा है, पर ये जो डिस्टेंस है सर वही हमारा लाइन ऑफ साइट है। हाँ, आप कहीं भी देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, कहीं भी देखो, आप जो चीज़ को देख रहे हो उस चीज़ को और आपके आंखों के बीच में जो लाइन बनी, जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट हमेशा। ठीक है पूरे, हाँ सर ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल बोलो चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो, और ये लाइन ऑफ साइट, इसके जो बीच में एंगल बन रहा है ये हमारा, ये वाला एंगल, ये दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, कहाँ पे सर, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम लोग नीचे देखते हैं, जब हम लोग नीचे देखते हैं तो हमारे आंखों के बीच में, और अब वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि हमेशा रहेगा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा रहेगा, ठीक है, और जो हम चीज़ को देख रहे हैं उसके, उन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्योंकि हम थोड़े से ऊंचाई पर खड़े हैं और हम जो चीज़ देख रहे हैं वो नीचे है, ठीक है, और जो एंगल बन रहा है वो लाइन ऑफ साइट के बीच में और ये हॉरिजॉन्टल आपको लेवल है उसके बीच में बनने वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है, ये रहा हमारा फर्स्ट केस, ये रहा हमारा फर्स्ट केस। ठीक, अब देखने वाले हम लोग सेकेंड केस। अब हम लोग इसका ये भूल जाओ फिलहाल, आप सेकेंड केस पे ध्यान दो। इस बार हम नीचे नहीं देखेंगे, इस बार हम ऊपर देखेंगे, ये जो हमारा अच्छा सा सुंदर सा जो काइट है उस पर देखने वाले हैं, इस पे देखेंगे हम लोग, ठीक है, हाँ सर इस पे देखेंगे। तो हम अब इसको देखने वाले हैं, किसको सर, ये जो काइट है बच्चों, हम लोग उसको देखने वाले हैं। हम काइट को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, काइट को देख रहे हैं। तो ये हमारे आंखों के बीच में, हमारे आंखों से लेके इस काइट के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे, मैंने आपको बताया है, हम किसी भी चीज़ को अगर देखें तो उस चीज़ से हमारे आंखों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, तो बोलोगे सर लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। आपने जस्ट अभी बताया है, हम कहीं भी देखें, ऊपर देखें नीचे देखें, फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है वो आंखों की, ये दोनों चीज़ के बीच का डिस्टेंस को लाइन ऑफ साइट बोला जाता है। ठीक है, द आई ऑफ ऑब्जर्वर, जैसे कि हम हो गया ऑब्जर्वर, तो मेरे आंखों से इस मार्कर के बीच में जो दूरी है दैट इज कॉल्ड हमारा लाइन ऑफ साइट। तो ये हमारा सर लाइन ऑफ साइट होगा, लाइन ऑफ साइट। बोलोगे हाँ सर ठीक है, बातें समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से, तो हॉरिजॉन्टल लेवल तो हमेशा रहेगा, आपके आंखों के सीधी रेखा निकलेगी, हम जो कि हमेशा रहती है, आप कहीं भी देख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो आंखों की डिस्टेंस है ना, इससे हमेशा एक लाइन निकलता है, ठीक ना, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, बोलोगे हाँ सर। अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल और ये लाइन ऑफ साइट जहाँ हम ऊपर देख रहे हैं, इनके बीच में देखो ये वाला एंगल, ये वाले, ये हॉरिजॉन्टल लेवल और ये लाइन ऑफ साइट, इस एंगल को क्या बोलेंगे पता है आपको? सर हमें कैसे पता होगा, फर्स्ट बार चैप्टर पढ़ रहे हैं, बात तो सही है। ये एंगल बोला जाता है बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, लोग हाँ सर ठीक है, बातें समझ में आ रही है। मैंने एक फिगर से ही दोनों काम करवा दिया, कई टीचर अलग अलग फिगर लेते हैं, आई नो अबाउट इट, पर एक फिगर से आपको समझ में आ जाने वाला, अभी भी नहीं होगा तो अभी 5 मिनट दे रही है, देख लो अच्छे से। तो ठीक है सर, ये जो एंगल हुआ जो कि हम देख रहे हैं, जब ऊंचा चीज़ को देखते हैं, जब हम ऊपर देखते हैं, जब हम ऊपर देखते हैं और हमारी आंखों से जो ये परपेंडिकुलर लाइन निकल रहा है, सॉरी माफ़ करना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन निकल रहा है और जो हम ऊपर देख रहे हैं उसके बीच में, ऐसे हम ऊपर देख रहे हैं और ये लाइन आपको हमेशा निकल रहा है, तो इसके बीच का जो एंगल है आपको दिख रहा है, इन दोनों मार्कर के जो बीच का एंगल है वही हमारा एंगल कहलाएगा सर, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जब आप ऊपर देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जब आप नीचे देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। बातें समझ में आई तो बोलोगे हाँ सर बातें समझ में आ रही है आप। तो ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस इस चैप्टर में हमको ट्राइंगल्स के हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में ही बात करने वाले हैं। अगर हम ये लाइन इसको ऐसे करके मिला दें और इसको इस लाइन को ऐसे करके मिला दें, यहाँ पे सर 90 डिग्री फॉर्म होगा हमेशा, और यहाँ भी आपको 90 डिग्री फॉर्म होगा हमेशा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। हम आपको आगे बताएंगे, फिलहाल आपको जो टर्म है हम टर्म ही समझा रहे थे, आपको शायद टर्म समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात है तो एक दो सवाल कर लेंगे। सवाल क्या, छोटे से सवाल है बस, ये आपको समझ में आ गया, मैंने जो बोला समझ में आ गया तो बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। ये फिगर के माध्यम से जितना हो सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ आपको कितना आया। अब चलेगा मालूम आप सबको, क्या है कि मेरे को तो मालूम नहीं चलने वाला, क्योंकि मैं आपका कमेंट भी नहीं पढ़ पा रहा, लाइव क्लास तो है नहीं, है ना, जो मुझे पता चलेगा, पर आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। सर फॉर एग्जांपल भाई साहब ये ग्राउंड लेवल है, ये नीचे है, धरती है, धरती हमारा अर्थ है, अर्थ का क्रस्ट है ये, इस पे हम खड़े हैं। अरे भयानक बन गया थोड़ा सा।
ठीक है, ये है। हम चल रहे हैं आराम से, मौज में चल रहे हैं, ठीक है। मान लो ये आप ही हो, आप चल रहे हो आराम से, ठीक है, हाँ सर चल रहे हैं, चल रहे हैं। अरे हाथ कैसा हो गया, ठीक है, हाँ सर चल रहे हैं। अब ऐसा है बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और उन्होंने जोर से किक मारा और फुटबॉल चला गया हवा में। फुटबॉल कहाँ चला गया? फुटबॉल चला गया हमारा हवा में, फुटबॉल चला गया हवा में। अब हम फुटबॉल को देखने लगे, अरे भाई साहब कितनी ऊंची डिस्टेंस। तो बताओ, आपकी आंख से हमेशा जो स्ट्रेट लाइन निकलेगा उसको हमेशा आप हॉरिजॉन्टल लेवल तो बोलोगे ही, तो बोलोगे हाँ सर बोलेंगे। लेकिन आप अभी ऊपर देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो? अभी आप ऊपर देख रहे हो, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल। और जो आप ऊपर देख रहे हो, तो सर ये लाइन क्या कहलाएगा? ये जो डिस्टेंस है आपकी आंखों के बीच से लेके इस फुटबॉल तक का जो डिस्टेंस, इसको आप क्या बोलोगे? तो उसको बोलते हो आप लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हो लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट बोलते हो, ठीक है। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मतलब बोलना लाइन ऑफ साइट का स्पेलिंग LOS नहीं, ऐसा नहीं, लाइन ऑफ साइट लिखा हुआ है। तो ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल लेवल तो हमेशा निकलेगा, पर आप अभी ऊपर देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो? ऊपर देख रहे हो। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल और जो आप ऊपर ऊपर देख रहे हो, इस दोनों के बीच में एक झुकाव है, इन दोनों लाइन के बीच में एक झुकाव है, एक एंगल है, कोण है। इस एंगल का नाम बताओ तो क्या होगा, बताओ तो। आंसर दे दिए होगे अभी तक शायद। चलो मैं बोल देता हूँ, ये एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो सर ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा? एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा मेरे भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन। कई बच्चे इंट्रोडक्शन देखे बिना सवाल पे जंप कर लेते हैं, फिर उसमें आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, फलाना चिलाना ढिमकाना, सोचते रहते हैं ये वर्ड तो जिंदगी में कभी सुन में ही नहीं किए। अरे भाई साहब इंट्रोडक्शन देख लिया होता ना तो दिक्कत ये नहीं आती। तो समझ गए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? हाँ सर समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, अब बॉल हवा में है तो कभी ना कभी तो नीचे गिरेगा, कभी ना कभी तो नीचे गिरेगा, तो समझिए नीचे ही गिर गया, ठीक है, कभी ना कभी नीचे गिरेगा, समझिए नीचे वो गिर चुका। चलिए एक और सवाल पूछें क्या, छोटा सा? हाँ सर पूछ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा मोनू का घर, ये रहा मोनू का घर, ये रहा दरवाजा, इन पे दो खिड़कियाँ। सर क्या बात है, ये तो पप्पी हाउस हो गया हमारा। अब बात ऐसा ये है, छत उसका, छत पे सीढ़ी लगी हुई है। सर क्या बात करें, मैंने मैं मुद्दे पे आऊँ, ठीक है। सोनू यहाँ पे खड़ा है, सोनू ही था कि मोनू था, आज छोड़ो जो भी था। यहाँ पे बेचारा खड़ा है, छत पे खड़ा है, ठीक से प्यार पहुँच भी नहीं रहा, छत पे खड़ा है वो, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया नॉर्मल, छत पे खड़ा है बेचारा मोनू, मोनू ही है ना, बार बार नाम है भूल जा रहे हैं, मोनू, मोनू है, छत पे खड़ा है। अब क्या है कि नीचे में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। सर फिर से फुटबॉल? हाँ फिर से फुटबॉल ही खेल रहे हैं। अब फुटबॉल खेल रहे हैं तो एक शॉट मारा तो फुटबॉल यहाँ पे आकर रुका, फुटबॉल यहाँ पे आकर रुका भाई साहब, फुटबॉल जो है यहाँ पे आकर रुक गया। तो अब जो ये मोनू है फुटबॉल को देख रहा है, फुटबॉल को देख रहा है, ऊपर में है मोनू, हाइट है मोनू, मोनू छत पे है तो हाइट से देखेगा, ये बॉल ग्राउंड लेवल पे है तो थोड़ी सी वो नीचे देख रहा है। कहाँ देख रहा है? नीचे देख रहा है। पर आपको पता है जो हमेशा आंखों से ये जो लाइन निकल रही है डेट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल, आपको पता है? तो बोलो हाँ सर ये बात तो हमें हमेशा पता है, लेकिन अभी हम नीचे देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? नीचे देख रहे हैं। अरे भाई साहब नीचे नहीं देख रहे हो, फुटबॉल को देख रहे हो। हाँ सर फुटबॉल को देख रहे हैं। तो आपकी आंखों आंखों से इस फुटबॉल की जो बीच की दूरी है इसको क्या बोलते हैं पहले बता दो। तो बोलोगे सर ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट। आप कहीं भी देखो, आप कहीं भी देख रहे हो, नीचे देख रहे हो ऊपर देख रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है, बस आपकी आंखों से लेके उस चीज के बीच की दूरी को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं हमेशा। अभी आप नीचे देख रहे हो, तो आप बताओ हमें, हॉरिजॉन्टल लेवल हमेशा रहने वाला है, आप अभी नीचे देख रहे हो तो लाइन ऑफ साइट नीचे बनना है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे लाइन ऑफ साइट बनना है, तो सर ये एंगल क्या होगा इस हॉरिजॉन्टल लेवल और ये लाइन ऑफ साइट के बीच में, जो कि हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे है? बोलो। आंसर तो दे दिए होगे सर में, आंसर दे दिए। अब बताते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। समझ में आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, टेंशन मत लो। क्या है ना बच्चों कि ये चैप्टर में अधिक कुछ समझाने को है नहीं, तो जो टर्म है मैं उसको चाहता हूँ अच्छे से समझाऊँ आपको, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर समझा दूँ और मैं निकल जाऊँ। मैं चाहता तो इस चैप्टर को 5 मिनट के अंदर या तो 7 मिनट के अंदर अंदर खत्म करके निकल जाता। सही बोल रहा हूँ? कहीं टीचर्स में देखा 8 से 9 मिनट का वीडियो है ना। पर ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। आप, हो सकता है वो टर्म समझे ही ना ठीक से, टीचर ने अपना काम कर दिया बता के वो निकल गए, पर आप तो नहीं समझ पाए ना। तो आपका अभी टेस्ट भी हो गया होगा कि आपने सर समझा कि नहीं समझा, ठीक है। हाँ सर बातें समझ में आ गई है। अब कुछ टर्म को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, अब हम कुछ टर्म को डिफाइन करने वाले हैं। पहले होगा हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। आप ही बताओगे इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? हॉरिजॉन्टल लेवल बोलो चाहे तो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो, बात बरोबर है तो बोलोगे हाँ सर बात तो बरोबर है। तो क्या हो सकता है हॉरिजॉन्टल लेवल? बताओ भाई, सोचो और बताओ, बताओ, बोल भाई बोल। आई हैव टू वेट। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है।
अरे भाई तू बता, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बता। अच्छा मैं बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे लिखो कि द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन which is which is passes through your eye, your eye, your eye बोलो या तो ऑब्जर्वर का आई बोलो, बात बरोबर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन या लेवल एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि हमेशा आपकी आंखों से ही गुजरेगा, हमेशा आपकी आंखों से ही गुजरेगा। आप ये हाइट पे खड़े हो ना तो यहाँ से गुजर रहा है, अगर मैं छोटा होता तो यहाँ से गुजरता। बातें समझ में आ रही है? तो हाँ सर बातें समझ में आ तो आ रही है, ठीक है। एंड दो सेकंड चीज़ है जो कि हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड आवर लाइन ऑफ साइट, दैट इज कॉल्ड आवर लाइन ऑफ साइट। तो ठीक है आप लोग लिखो। अरे मुझसे पहले भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं जब लिखूँ तभी लिखूँ। लाइन ऑफ साइट ये क्या होगा, होने वाला है बताओ। तो जहां तक हमको पता है, आपने बताया था लाइन ऑफ साइट वो है मतलब आंखों से लेके उस चीज के जो चीज हम देख रहे हैं उसके बीच की दूरी होता है लाइन ऑफ साइट। तो ऐसे लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर आई टू द ऑब्जेक्ट। वो जो दूरी है सर ऑब्जर्वर की आंखों से लेके उस चीज में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हुआ ऑब्जर्वर का आई, ये हुआ ऑब्जर्वर की आंखें। तो क्या बात कर रहे हो, हाँ ये ऑब्जर्वर की आंखें हैं। और ये ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे फुटबॉल रखा हुआ है, ऐसा क्या बात करो, कितना फुटबॉल का एग्जाम्पल हो गया, छोड़ना भाई साहब। ये फुटबॉल रखा हुआ है, अब आपकी आंखों से लेके उस फुटबॉल के बीच की दूरी, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। अब ये आपकी आंखें यहाँ है, फुटबॉल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बस आपको समझाने के लिए मैंने फिगर ड्रॉ किया जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं रब कर दूंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? लिखो ध्यान से लिखो। लिखा आपने? हाँ सर हमने लिखा। अब दो दो और डिफिनेशन है जो आपको जाने बहुत जरूरी है, आई थिंक वो जान लो आप। मैं चाहता तो डिफिनेशन लिखाता भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया। बट हो सकता है एग्जाम में आ जाए, हो सकता है कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे, मुंह खुला का खुला रह जाएगा, ठीक है। अब डिफाइन कर लेते हैं ना इसको, किसको सर, एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से बोलोगे इसका डिफिनेशन, पहले अपने मन में सोचो, पहले अपने मन में सोचो कि आप एंगल ऑफ एलिवेशन को कैसे डिफाइन करने वाले हो। तो जहाँ तक हमको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन एक ऐसा एंगल होता है जहाँ पे जो कि हॉरिजॉन्टल लेवल और उसके ऊपर वाला जो लाइन ऑफ साइट है उसके बीच में बनता है। वही था ना, मतलब जब हम ऊपर देखते हैं तभी तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बोलोगे हाँ बात तो सही, बात तो सही है। जैसे फॉर एग्जांपल चलिए छोटू सा फिगर लेके आए, छोटू सा फिगर लेके आए। ऑब्जर्वर का आंख हुआ, ये ऑब्जर्वर की आंखें हुई, ये ऑब्जर्वर की आंखें, क्या बातें हैं, ऑब्जर्वर की आंख है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे एक काइट उड़ा था, जैसे आपको बहुत पता ही है, बहुत छोटा सा काइट, मतलब कि बहुत दूर है। आप इस काइट को देख रहे हो तो ये लाइन ऑफ साइट यहाँ भी बनता है। और नीचे में अगर कोई फुटबॉल यहाँ पे होगा, आप फुटबॉल को भी देख रहे हो, तो ये भी लाइन ऑफ साइट ही है, दोनों लाइन ऑफ साइट है। तो कैसे डिफाइन करें सर इसको एंगल ऑफ एलिवेशन को? बच्चों ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि देखो तो लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लेवल और उसके ऊपर वाला लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल के जो ऊपर वाला लाइन ऑफ साइट है उसके बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये हॉरिजॉन्टल लेवल और इसके नीचे वाला जो लाइन ऑफ साइट होता है उसके बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है। बोलो हाँ सर बातें समझ में आ रही है। अभी कोई दिक्कत है, अभी भी कोई दिक्कत है क्या? देख ले भाई, अभी भी कोई दिक्कत है क्या, मैं रब कर दूं उसको? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं फिलहाल। ओके ओके, तो मैं इसको डिफाइन कर दूं क्या? ऐसे लिखो अच्छे से, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, द एंगल फॉर्म बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल एंड द लाइन ऑफ साइट,
अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो गलत हो जाएगा, अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो गलत हो जाएगा, इसमें कुछ और पॉइंट जोड़ने पड़ेंगे। मतलब कि सर द एंगल फॉर्म बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेवल, वो जो एंगल है जो कि फॉर्म हो रहा है हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में एंड द लाइन ऑफ साइट के बीच में विच इज अपर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल, ये जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? विच इज अपर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल। आप ये पूरा का पूरा डिफिनेशन बन गया। देखो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, बहुत इजी लैंग्वेज है, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा समझ नहीं पाए, ऐसा तो है ही नहीं, सारे बच्चे समझ पाएंगे। एक सेकंड मैं अपना थोड़ा सा माइक ठीक कर लूँ, आप इसको देखो ध्यान से देखो। ठीक है, आप लोगों ने लिखा? ठीक है ना, आप आगे बढ़े क्या? अरे लगता है मैंने समझाया नहीं, लगता है हाँ। तो ऐसा है बच्चों की एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने क्या बताया जस्ट कि द एंगल फॉर्म बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेवल एंड द लाइन ऑफ साइट। जो एंगल फॉर्म हो रहा है किसके बीच में सर? तो हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में और द लाइन ऑफ साइट के बीच में। वो हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में और लाइन ऑफ साइट के बीच में, जो कि ये एक ऐसा लाइन ऑफ साइट है जो कि हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर है, विच इज अपर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल। लाइन ऑफ साइट कैसा है? तो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर वाला लाइन ऑफ साइट है, उसके बीच का एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ध्यान से मैंने सारी बातें लिखी हैं वहाँ पे, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। ठीक है, अब फिर बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। इसको तो आप खुद से कर लोगे कि मैं कर दूं? खुद से कर लोगे कि कर दूं? सर कर दीजिए ना प्लीज। ठीक है, ऐसे भी सेम टू सेम होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन horizontal level horizontal level and horizontal level and the angle of elevation, angle of elevation, oh shit, the angle formed between horizontal level and the line of sight, which is upper lower होगा, which is lower from horizontal level, from horizontal level। आई थिंक मेरा डिफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? कि सर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? तो आपने सर बताया था कि अगर नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। हाँ मैंने सही कहा था। तो जो एंगल द एंगल फॉर्म बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेवल, ऐसा एंगल जो कि हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में और द लाइन ऑफ साइट के बीच में फॉर्म हो रहा है, और ये लाइन ऑफ साइट कैसा है? तो विच इज लोअर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल की नीचे वाला लाइन ऑफ साइट है ये, नीचे वाला। नीचे में अगर लाइन ऑफ साइट है मतलब कि हम नीचे देख रहे हैं, अगर लाइन ऑफ साइट ऊपर में होता तो हम ऊपर देख रहे होते। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और ये लाइन ऑफ साइट जो कि नीचे वाला है, हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे वाला लोअर, उसके बीच का एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई थिंक बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, छोटी सी एक दो बातें हैं मैं यही बता दूं, मैं स्लाइड नहीं चेंज करने वाला हूँ फालतू का, आप यहीं देख लो। आई थिंक आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बच्चों। अब ऐसा है कि इस चैप्टर में फार्मूलाज कौन कौन से यूज़ करेंगे सर? तो मैंने पहले ही बोल दिया, चैप्टर 8 पूरा लिंक है चैप्टर 9 से। चैप्टर 8 के लगभग लगभग फार्मूलाज इसमें आते हैं। कौन कौन से आते हैं मैं आपको जस्ट बता देता हूँ बस। आपने चैप्टर 8 में तो पढ़ा ही है, आपने चैप्टर 8 में तो पढ़ा ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ऐसा कई टीचर्स के द्वारा बनाया गया है। आप क्या बना सकते हो वो कमेंट सेक्शन में लिखना, आप क्या बना सकते हो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, पर सोच के लिखना। ठीक है, टीचर का कमेंट सेक्शन। ठीक, हाँ सर ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो आपने मैंने वहाँ पे ये कहा था इसको घेर लो, इसको घेर लो और इसको घेर लो। इसका मतलब जो फर्स्ट में है वो हमारा साइन थीटा का वैल्यू है, ये वाला हमारा कॉस थीटा का वैल्यू है, ये वाला हमारा टेन थीटा का वैल्यू है। मतलब कि साइन थीटा लिखेंगे तो पी अपन एच होता है, कॉस लिखेंगे तो बी अपन एच होता है, और टेन लिखेंगे तो पी अपन बी होता है। अरे भाई साहब पी बी एच मालूम है ना? पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज और बी मतलब बेस, तो हाँ तो पता है। और इसी का जो उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। मतलब कि उल्टा कहने का मतलब है कॉसेक थीटा का वैल्यू एच अपॉन पी होता है, हाँ सर। कॉसेक का वैल्यू होता है एच अपॉन बी, हाँ सर। और कॉट का बी अपॉन पी, हाँ सर ठीक है, मैंने समझा दिया, आप समझ गए, हाँ बात खत्म। ये फार्मूला याद कर लो, उस चैप्टर से इस चैप्टर में लिंक है, तो ये फार्मूला
घोल घोल के बार बार रगड़ रगड़ के आने वाला है। और एक और चीज़, एक अच्छा सा चीज़ जो कि इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री टेबल। क्या बात कर दी है सर, पूरा मूड चौपट हो गया। ये याद करना पड़ेगा भाई साहब, ये याद करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल, तभी जाके इस चैप्टर से सवाल आपको बनने वाले हैं, वरना नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। तो ये याद कर लो, और ये याद कर लोगे तो समझ जाओ नया पार लग जाएगा। अगर नहीं याद कर पाए तो चैप्टर 9 आपका स्वाहा हो जाएगा। तो ठीक है सर, यही मुझे बताना था कि कौन कौन से फॉर्मूला इसमें आने वाले हैं। अब हम लोग सवाल करने वाले हैं, ऐसे सवाल, नॉर्मल सवाल नहीं है, ऐसा सवाल जो कि इससे पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, वैसे सवाल करेंगे, 2-3 करेंगे, ठीक है। और अब आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से किस तरह के सवाल आ रहे हैं, हमें कैसे उसको सॉल्व करने हैं। तो ठीक है सर, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर हमारा। तो क्या बात ही कर रहे हो, चैप्टर तो कब का स्टार्ट हो गया। हाँ, क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ना अब। हाँ ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है सर, ये सवाल हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सवाल को रीड करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो सवाल है हमारा, ये CBSE 2013 में आया है। ये CBSE 2013 का सवाल है, ठीक है। बात समझ में आ रही। हाँ सर ठीक है, इस सवाल को हम लोग करेंगे, घबराओ मत। ऐसा मत समझो कि बोर्ड में मतलब कि आया गया सवाल है तो आपसे नहीं होने वाला वगैरह वगैरह। आराम से शांत रहो, चिल रहो, आंसर देखो क्या होता है। अ लेदर ऑफ 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। पहले यहाँ तक का मतलब समझ लेते हैं। एक लेदर है, लेदर का मतलब होता है सीढ़ी, लेदर का मतलब होता है सीढ़ी, पता है। एक सीढ़ी है बच्चों जो कि 15 मीटर लंबा है, एक सीढ़ी है जो कि 15 मीटर लंबा है। जस्ट रिचेज द टॉप ऑफ द वॉल, जो कि वॉल के टॉप तक बस पहुंचा ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिगर बनाऊं, क्योंकि इस चैप्टर में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, फिगर बहुत मायने रखता है। मान लेते हैं ये हमारा वॉल है, ये हमारा वॉल है, ठीक है। तो जो वॉल है हमेशा ग्राउंड पे ही रहेगा, जो वॉल है हमेशा ग्राउंड पे तो खड़ा रहेगा। हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो। मान लेते हैं ए बी जो है, ये हाइट ऑफ वॉल है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब ऐसा है, इस वॉल के टॉप पे एक सीढ़ी जस्ट पहुंचा ही है। हमने माना कि एक सीढ़ी है, एसी जो है, एसी एक सीढ़ी है जो कि सर इस वॉल के टॉप तक पहुंचा है। और सीढ़ी जो है सर वो 15 मीटर लॉन्ग है, मैं आपको पहले ही बता दूं। 15 मीटर लंबा सीढ़ी है। बोल रहा है कि एक 15 मीटर लंबा सीढ़ी जो है एक वॉल के टॉप तक पहुंचा, ठीक है। एंड इफ द लेदर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, अगर वो जो लेदर है, वो जो सीढ़ी है, ये जो वॉल के साथ 60 डिग्री के एंगल अगर बनाएगा, ध्यान से सुनो, ये लेदर है, ये वॉल के साथ अगर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। आपको ये वॉल का हाइट फाइंड करना है। ये हमारा वॉल रहा, ये हमारा लेदर है, ठीक है। हाँ सर, पहले दिक्कत हो जाएगी किसमें कि वॉल कौन है लेदर कौन है, तो पहले डिनोट कर लोगे सोल्यूशन में, पहले एग्जामिनर को दिखा दोगे कि आपने डिनोट कर दिया है पहले। तो आप ए बी लिख लोगे पहले क्या है। तो ए बी क्या है बच्चों, मैंने कहा ए बी एक वॉल है, तो हाइट ऑफ वॉल लिख सकते हो, हाइट ऑफ वॉल लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं बोलो। हाँ सर लिख सकते हैं, हाइट ऑफ वॉल है। और ए सी जो है सर वो लेदर का लेंथ है, ए सी क्या है सर, लेंथ ऑफ लेदर, जो कि आपको गिवन भी है। 15 मीटर का है ये सीढ़ी, 15 मीटर का सीढ़ी है। बात तो समझ में आ रही है। एक दीवार है जिसपे, एक दीवार है जिसपे एक लेदर लगा हुआ है, और वो जो लेदर है और दीवार है, उसके बीच का जो एंगल बन रहा है, ये जो बीच में एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, वो आपको 60 डिग्री का है यहाँ पे, ठीक है। ये जो वॉल हमारा खड़ा है धरती पे, तो एकदम परपेंडिकुलरली खड़ा रहेगा, जो कि सर 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर से 90 डिग्री। इस चैप्टर में जो ट्रायंगल्स दिखेंगे आपको, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही देखने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी है, जो आप चैप्टर का नाम पढ़ रहे हो ना, इसमें बस आपको हाइट एंड डिस्टेंस ही दिखने वाला है, ठीक है ना। मतलब हाइट निकालो, कभी बीच की दूरी निकालो, डिस्टेंस निकालो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हाँ सर ठीक है, बातें समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो अभी तक आपने यही समझा कि एक वॉल था जिस पे एक सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी की लेंथ 15 मीटर है, उन दोनों के बीच के एंगल 60 डिग्री है, ठीक है सर। हाँ ठीक है। और जो कि वॉल है जमीन पे खड़ा है, तो फिक्स 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, ठीक। हमें निकालना है बच्चों हाइट ऑफ द वॉल। ये हाइट ऑफ द वॉल क्या होगा मेरे भाई, ये निकालना है। कैसे निकालोगे पता है, ये हाइट ऑफ द वॉल, ये जो हाइट ऑफ द वॉल है, इसको कैसे निकालोगे, आपको मालूम है। नहीं सर पता नहीं है, बता दो, ठीक। ये हाइट ऑफ द वॉल निकालने के लिए अगर हमें इसके सामने वाला जो एंगल है ये मालूम चल जाता, तो थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है। सर क्यों, ये यही एंगल क्यों चाहिए, ये दोनों एंगल तो दिया हुआ है, यही एंगल क्यों चाहिए आपको। ये एंगल बच्चों हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि जो हाइट निकालना होता है, जो भी हमें लेंथ निकालना है, उसके सामने वाला एंगल हम लोग ढूंढते हैं अक्सर, अक्सर यही करते हैं हम लोग। जो हाइट निकालना होता है उसके सामने वाले एंगल को हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है।
ये एंगल अगर मिल जाए तो ठीक है सर, ये एंगल भी मिल जाए। कैसे मिल जाएगा बच्चों? क्योंकि ये एक ट्राइंगल है और दो एंगल हमें गिवन है, थर्ड एंगल आराम से निकालेंगे चुटकी बजाते। कैसे सर? आपको पता है एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी करोगे तो 180 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से ए एस पी से बोलोगे। हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो आप। एंगल ए आपको दिया हुआ है क्या? देखो तो, हाँ सर दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। जो एंगल बी दिया हुआ है कि हाँ सर 90 डिग्री दिया हुआ है, ग्राउंड लेवल से जो हमारा खड़ा है ना वो वॉल, वो 90 डिग्री पे है। एंगल सी हमें नहीं दिया है बच्चों, वही तो निकालना था हमें, वही तो निकालना है फिलहाल। तो 9 × 5 = 150 डिग्री जोड़ एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से एंगल सी क्या निकल जाएगा मेरे भाई? 180 - 150 बराबर 30 डिग्री। मतलब सर ये जो एंगल ये निकला है सी, वो 30 डिग्री का निकल गया मेरा भाई, 30 डिग्री का निकल गया। अब ये एंगल निकालने का फायदा क्या है सर? ये फायदा अभी आपको समझ में आएगा। अब ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको आपके दिमाग में आ रहा है? ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके दिमाग में आ रहा है जिसमें सर ये एच हो मतलब हाइपोटेनियस और ये पी हो परपेंडिकुलर? क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, ये लेंथ नहीं निकालना है आपको सर, नहीं ये लेंथ नहीं निकालना है। हमने ये एंगल को चुना है और ये एंगल के सामने वाला साइड होता है बच्चों परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो सबके लिए सेम होता है, चाहे आप इस एंगल के लो चाहे आप इस एंगल के लो, हाइपोटेनियस हमेशा से सेम होता है। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा है चैप्टर 8 का तो आपको ये बात जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं देखा तो शायद ही समझ में आएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है, जो एंगल लेते हैं ना उसके सामने वाला साइड होता है हमारा परपेंडिकुलर और उसके साथ वाला साइड होता है बेस, लेकिन बेस से कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें ये लेंथ निकालना है। तो ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिमाग में आ रहा है जिसमें सर ये पी हो और ये एच हो, पी एच? हाँ सर साइन थीटा आ रहा है, साइन, वो साइन थीटा पी अपन एच होता है उसका वैल्यू। हाँ ठीक है, साइन थीटा, थीटा वहाँ पे एक्यूट एंगल था, यहाँ पे हमारा थीटा है 30 डिग्री का। साइन ऑफ एंगल सी लिख सकते हो, साइन सी लिख सकते हो बराबर, फॉर्मूला होता है पी अपन एच। ये एंगल को आप थीटा भी मान सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मानो चाहे नहीं मानो, एंगल सी भी दे दोगे तो काम बन जाएगा। एंगल सी कितना डिग्री है तो बोलोगे सर 30 डिग्री है बराबर। ये पी क्या है? इसके सामने वाला होता है पी, तो पी है सर ए बी हमारा, और एच हमेशा सेम होता है जो कि ए सी है हमारा। ठीक है, आप बताओगे साइन 30 डिग्री का कितना वैल्यू होता है? मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी याद कर लो, मैंने कहा था दो चीज़ मैंने जस्ट कहा है। बताओ कितना होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू? लेट हो रहा है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, खत्म करना है वीडियो। आई थिंक आपने बोला होगा, आप मैच करो कि 1/2 होता है क्या, ऐसा लिखा था आपने? हाँ सर हमने ऐसा लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी क्या है सर हमारा? ए बी वही हमारा हाइट ऑफ वॉल है, वही निकालना है। नहीं दिया हुआ है तो ए बी की जगह ए बी ही लिखोगे आप। ए सी दिया हुआ है क्या? ए सी, हाँ सर ए सी दिया हुआ है, ए सी है ये, लेंथ ऑफ लेदर 15 मीटर का है बच्चों, ये दिया हुआ है। ठीक, कोना कोनी गुना कर लो, तो ए बी को 2 से गुना करोगे तो 2 ए बी बराबर 15। आप सबको दिख रहा है क्या? आप सबको वहाँ तक दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से बताओगे आप ए बी की लेंथ क्या निकल के आ जाएगी मेरे भाई? 15 लिखा हुआ था पहले से, 2 यहाँ पे गुना में, यहाँ पे आएगा डिवाइड में हो जाएगा, काट तो 2 से 7.5 आ जाएगा, क्योंकि ये लेंथ मीटर में था, ये भी मीटर में ही निकलेगा। ठीक है, हाँ मतलब कि वो जो वॉल है ए बी का लेंथ निकला। ए बी क्या है सर? ये हाइट ऑफ वॉल है, ये वाला है, ये हाइट ऑफ वॉल ए बी, ये निकल गया। कितना निकल गया मेरे भाई? 7.5। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? हाँ सर बातें समझ में आ रही है। वो बात आखिरी में लिखना, यहाँ नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे तो आपने लेट किया था मेरे भाई, यहाँ पे आपने लेट किया था, नीचे में लिखना। इसीलिए द लेंथ ऑफ वॉल ए बी बराबर हाइट जो भी 7.5 वो लिख देना, आपसे हो जाएगा, हाजिर हो जाएगा। ये आंसर निकाल दिया हमने, आंसर निकाल दिया है 7.5 मीटर होने वाला है। तो आई थिंक ये सवाल को मैंने समय लेके समझाया आपको, आपको समझ में भी आया होगा आई थिंक। अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना बस एक बार, हम समझ जाएंगे कि हाँ आपने ये सवाल को सवाल समझ लिया है मेरे एक बार बताने से ही। एक सवाल और करने वाले हैं, थोड़ा सा इजी है लेकिन करेंगे हम लोग जरूर, देखेंगे सर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, ये रहा हमारा दूसरा सवाल जो कि इससे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो सवाल है हमारा टावर, हाँ ये जो सवाल है हमारा आपको CBSE 2017 का सवाल है, CBSE 2017 का सवाल है। ठीक है, हाँ सर ठीक है, देखते हैं ये सवाल है क्या है वो देख लेते हैं। हाँ सर ठीक है, तो लिखा हुआ इफ ए टावर 30 मीटर हाई, एक टावर है बच्चों जो कि 30 मीटर लंबा है। कितना है? 30 मीटर लंबा है। कास्ट ए शैडो, कास्ट का मतलब होता है बनाना, शैडो का मतलब होता है उसकी परछाई। कास्ट ए शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग। ठीक है, मैं आपको फिगर से बताता हूँ, एक टावर है, माफ करना, एक टावर है, ठीक है, जो कि आपको लेंथ है सर उसका 30 मीटर की लंबाई है उसकी, 30 मीटर लंबा ये टावर। फिक्स से ग्राउंड लेवल से ही होगा, हवा में तो होगा नहीं,
ग्राउंड लेवल से ही होगा, तो बोलोगे हाँ सर। एक टावर है जिसकी लेंथ 30 मीटर की है, ठीक है, और एक परछाई बना रहा है वो, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, उसकी परछाई है ये, जो कि आपको ग्राउंड पे ही बनती है। अगर आप खड़े हो, अगर कोई चीज़ खड़ा, अगर कोई खंभा देखे हो कभी, खंभा मतलब पोल, अरे बोलबा पोल, पोल देखे हो ना कभी, तो देखना अगर सूरज है इधर उधर, किसी भी एंगल पे हो सकता है, कहीं कहीं भी इधर उधर, तो वो देखना उस, अगर उस पर वो लाइट दे रहा है सूरज अपना, तो उसकी परछाई जमीन पे बनती है, ठीक ना। अब वो छोटी भी हो सकती है, उसकी बड़ी भी हो सकती है, क्या सर, उसकी परछाई। फिलहाल उसके बारे में बात यहाँ पे नहीं किया गया, बस यहाँ पे ये बोला गया होगा कि सर एक शैडो बन रहा है, एक टावर है जिसका शैडो बन रहा है, ठीक ना, एंड शैडो ग्राउंड पे ही बन रहा है। देन द व्हाट इज द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन, जो कि सर सन की वजह से बन रहा है। तो अगर इधर शैडो बन रहा है मतलब कि सन कहीं यहाँ पे है, सन यहाँ है कि नहीं, तो बोलो हाँ सर, सन यहाँ पे है हमारा सन, जो कि इस पोल पे लाइट दे रहा है, जिसके कारण यहाँ पे उसकी शैडो बन रहा है, शैडो मतलब उसकी परछाई बन रही है। अब जो उसकी परछाई है उसका लेंथ दिया हुआ है बच्चों 10√3 मीटर का दिया हुआ है, 10√3 मीटर, ये उसकी परछाई है मेरा भाई, ठीक है, तो बोलोगे हाँ सर ठीक है। अब ऐसा है ना कि आपको व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, इस सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा आपको बताना है। तो अगर सन वहाँ है, एंगल ऑफ एलिवेशन फिक्स है, नीचे से ही बनता है, पता है आपको, ठीक ना। अगर आप ऊपर देख रहे हो, कोई चीज़ अगर ऊपर में है तब जाके एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, मतलब अगर आप नीचे हो तब ना आप ऊपर देख रहे हो। अगर आप यहाँ पे हो और सन ऊपर चीज़ है, मतलब कोई भी चीज़ अगर ऊपर है और हम देख रहे हैं, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अगर कोई चीज़ नीचे रहेगा हम तब देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। मेरी बात को समझो ध्यान से। अगर हम यहाँ, मान लो हम यहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे मेरी आंखें हैं मान लो, और मैं सन को देखना चाह रहा हूँ, ये सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे बनने वाले जो एंगल होंगे वो एंगल ऑफ एलिवेशन होंगे। अगर ये मैं ये दोनों लाइन को अगर आपको मीट करवा दूँ, द टॉप ऑफ द टावर एंड द ग्राउंड लेवल, यहाँ पे जहाँ तक शैडो जा रहा है, यहाँ से जो मैं इस लाइन को मीट करवा दूँ, तो ये जो एंगल यहाँ पे बनने वाला है, जिसको हम थीटा लेट करेंगे आगे जाके, ये जो थीटा एंगल है वही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा इस सन के लिए। क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ से देखेंगे उसके बाद ही हम ऊपर देख पाएंगे, क्योंकि सन तो ऊपर में ही है ना, नीचे तो है नहीं, फुटबॉल तो है नहीं जो नीचे रहेगा, ठीक है, सन ऊपर में है। तो हमेशा एक बात को, छोटी सी बात को ध्यान में रखना, अगर आप कोई चीज़ ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है, तो बोलोगे हाँ सर ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे इस सन के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन ये है हमारा बच्चों, ठीक है, जिसे हमने थीटा मान लिया। तो सवाल में भी मान लेंगे डेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बी थीटा, थीटा डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमने इसे थीटा मान लिया, क्या मान लिया बच्चों, थीटा मान लिया, ठीक है। अब हमें यही एंगल निकालना है, यही एंगल ऑफ एलिवेशन हमें निकालना है, हमें यही चाहिए, मेरे को यही चाहिए, मतलब यही चाहिए, ठीक, ये चाहिए। अब कैसे निकलेगा ये एंगल, तो सोचो, ये एंगल के सामने वाला साइड होता है हमारा पी, मतलब कि परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला साइड होता है बेस। तो ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या जिसमें पी आ जाए और बी आ जाए, तो हाँ सर ऐसा है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है पी अपॉन में बी, तो यूज ना कर लो, यूज ना कर लो उसको, टेन थीटा होता है, थीटा हमारा ये एंगल है। अच्छा आप एक काम करो, इसको नाम दे दो, ए बी सी नाम दे दो, एंगल सी हमारा ही थीटा है, एंगल सी जो है वो थीटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो एक और चीज इसमें लिख सकते हो कि ए बी बराबर द हाइट ऑफ अ टावर और बी सी बराबर द शैडो ऑफ द टावर, ऐसे लिख सकते हो, हाँ लिखना चाहिए आपको, लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, हाँ सर लिख सकते हैं। जिस बच्चे को लिखना है वो लिखोगे, जिस बच्चे को नहीं लिखना है वो नहीं लिखोगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस सवाल के लिए। अब टेन थीटा बराबर होता है पी अपॉन बी, हमने टेन थीटा ही क्यों लिया, मैंने आपको कहा क्योंकि इसमें हमें पी गिवन है और बी गिवन है। इस एंगल के हिसाब से अगर हम देखें बच्चों, तो उसके सामने वाला साइड पी होता है, इसके साथ वाला साइड बेस होता है, तो वही हमने कहा पी अपॉन बी, कुछ है क्या कहीं पे, तो हाँ टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी होता है मेरे भाई। यहाँ पे टेन थीटा, वही थीटा ही निकालना है, ठीक। पी अपॉन बी की वैल्यू क्या होती है बताओ, बताओ क्या होती है। तो सर पी यहाँ पे है हमारा ए बी, पी यहाँ पे हमारा ए बी है, अब बी यहाँ पे हमारा बी सी बेस, ठीक है, ओके। ए बी की लेंथ कुछ दी गई है क्या, तो बोलोगे हाँ सर 30 दिया गया है, बट्टे बी सी का लेंथ है, हाँ सर दिया हुआ 10√3, आप काट दो, एक जीरो से एक जीरो गया, ऊपर में बचा 3 और नीचे में बचा √3, ध्यान से सुनोगे, ऊपर में बचा 3 और नीचे में बचा √3, तो √3 को जब 3 से काटोगे तो √3 टाइम्स में कटेगा मेरा भाई, तो बराबर हो गया √3। मुझे पता है कई बच्चों को यही दिक्कत हो गया होगा, क्लास 1-2 के बच्चे हैं ना, वो बात वो है भाई साहब, तुम्हारे में उतनी बुद्धि नहीं है कि यहाँ पे इसको कैसे काटा जाए। तो ध्यान से देखो एक सेकंड, दिमाग है कि कथी समझे से बाहर है।
30 लिखा हुआ था, बटे 10√3 था। हमने जीरो से जीरो उड़ाया, साफ से लिखोगे एकदम बच्चे की तरह, नाने से बच्चे की तरह ये लिखोगे। अब 3 का मतलब क्या होता है भाई? तीन तीन कैसे बन रहा है? 3 का मतलब होता है √3 गुने √3, और नीचे में एक √3 लिखा ही हुआ है, तो एक √3 से हमने एक √3 उड़ाया, आप ऐसे समझ लो, और बचा √3, तो वही हमने लिखा है। अजीब हालत हो गया, मतलब ये सब चीज़ कैलकुलेशन आपको बताना पड़ेगा। अभी ऐसा ऐसा कैलकुलेशन, मतलब कि टेन थीटा कितना आ रहा है, इसीलिए टेन थीटा कितना आ रहा है, √3 आ रहा है। और आपको पता है टेन थीटा √3 पे कितना वैल्यू देता है, कितना डिग्री का एंगल देता है? टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है √3 पे, बताओ तो। अगर टेन थीटा का वैल्यू √3 है तो वो कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा? तो अगर याद है तो ही हो पाएगा। तो सर 60 डिग्री पे हमें याद है, 60 डिग्री पे वो √3 वैल्यू देता था, मतलब कि √3 के बराबर हम 60 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब कि टेन थीटा यहाँ से 60 डिग्री निकल के आ गया। टेन थीटा का मतलब क्या हुआ? एंगल जो है वो थीटा हमारा 60 डिग्री निकल के आ गया, बात खत्म। वही हमसे पूछा जा रहा था, वही हमसे पूछा जा रहा था। और थीटा क्या है सर? हमने माना था सर वही एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का। तो नीचे में लिखना, एक लाइन लिखना हो तो कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बराबर थीटा बराबर 6 डिग्री। हमारा यही हमारा आंसर है मेरे भाई, थीटा बराबर यही हमारा आंसर है। सॉरी, माफ़ करना। देख लिया आपने, समझ लिया। ज़्यादा सवाल हम नहीं कर सकते, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। उतना इस चैप्टर का औकात नहीं जितना आपको लगता है, ठीक है। अगर आपको और सवाल प्रैक्टिस करने हैं मेरे भाई, तो आप काम करो, हमारे चैनल पे जाओ, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है आपको, वहाँ से जाके आप सवाल का प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में ही जाना, वीडियोस में जाओगे तो खो जाओगे, इसीलिए प्लेलिस्ट काहे दिया हुआ है? सोचो, सुनो मेरा बात, प्लेलिस्ट क्यों दिया हुआ है? क्योंकि बच्चा वहाँ जाए, आराम से देखे कि हाँ अलग अलग से किस किस चीज़ का वीडियो बनाया हुआ है, साथ में एक जगह मिल जाता है बच्चों को। अब ऐसा करोगे वीडियो में घुस जाओगे, स्क्रॉल करते रहो, ढूंढते रहो, ऐसा नहीं करना। प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ देख लेना। अरे इतना बुद्धि तो होगा ही, आजकल तो सब बच्चे तो फ़ोन में। ठीक है सर, समझ चुके हैं बात। ये वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों।